एवं जैन एकता मंच के सहयोग से आयोजित मेडिकल कैंप में आप सभी का जैन एकता मंच हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ पर अपने मूल्यवान समय में से समय निकालकर आए हुए वेदांता मेडिसिन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर एवं उनके सहयोगी पर जैन एकता मंच अभिनंदन करता है और वह ऐसा करता है कि भविष्य में भी उनके सहयोग से इस प्रकार के आयोजन जैन एकता मंच करता रहेगा। हम भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए सभी के समस्त जीवन की कामना करते हुए इस कैंप का शुभारंभ करते हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगा डॉक्टर राजीव अग्रवाल। डॉक्टर साहब इस स्टेज पर आएंगे। डॉक्टर नवनीत गोयल, मिस्टर विजयन कोंगना प्लीज स्टेज पे आए। मिस्टर वर्मा जीएम प्लीज स्टेज पे आए। डॉक्टर अशोक प्लीज स्टेज पे आए। सर एक मिनट सर प्लीज सर आ जाओ। मिस्टर वर्मा वर्मा जी ऊपर आ जाओ सर प्लीज सर। मिस्टर फरीद खान, मिसिज मोहिनी और सुकांत मेहता जी, इन तीनों का विशेष धन्यवाद करते हैं जिनके सहयोग से ये कैंप आयोजित हुआ है। और हमारे फरीद जी जिन्होंने फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं जब भी हमकी जरूरत पड़ी है। फरीद जी का तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। अब मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल से अभिनंदन करूंगा कि प्लीज दीप प्रज्वलन करके कैंप का शुभारंभ करें। डॉक्टर साहब मैं हमारे प्रधान श्री मुकेश जैन से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब का तिलक लगा के अभिनंदन करें। मैं अंकुर जैन से जो हमारी कैशियर है उनसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। प्यार से स्वागत करें। मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा तिलक लगाकर डॉक्टर श्यामी सिंह का अभिनंदन करें। मैं राकेश जी फ्लैट नंबर 136 जो हमारे विशेष डॉक्टर अशोक, मैं डॉक्टर अशोक जी से अनुरोध करूंगा कृपया वो मैं विकास जैन सोनू से अनुरोध करूंगा कृपया पट्टा बना के उत्सव का अभिनंदन करें।
मैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अग्रवाल साहब, हमारे अंकल जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया पटका बना के कांग्रेस। वर्मा जी, मैं अंकुर जी से अनुरोध करूंगा कृपया पटका बना के नसीब भाई का स्वागत करें। नसीब भाई, मैं गौरव जी से अनुरोध करूंगा कृपया स्टेज पर आए और मिस्टर एम एस गुप्ता जी का स्वागत करें। गौरव, मैं अग्रवाल साहब से अनुरोध करूंगा कृपया पटका बना के एम एस गुप्ता जी का स्वागत करें। मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा कृपया पटका बना के डॉक्टर साहब का स्वागत करें। एक सेकंड। मेहता साहब, मैं राकेश जी से अनुरोध करूंगा कृपया तिलक लगा के मेहता साहब का अभिनंदन करें। राकेश जी, मैं विकास जी से अनुरोध करूंगा कृपया पटका बना के मेहता साहब का अभिनंदन करें। मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कृपया वो अपने दो शब्द करके हमें। मंच पे बैठे हुए सभी महानुभाव एंड भाइयों और बहनों, ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। मैं पिछले 20 साल से मयूरी विहार ही रह रहा था, तो 2.5 साल पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है, सब लोगों को बहुत लोगों को जानता हूँ। और मेदांता के बिहाफ पे मैं जैन एकता मंच को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजन किया और हमको सेवा का मौका दिया। क्योंकि मैं एक कैंसर सर्जन हूँ, तो जस्ट 2 सेंटेंस कैंसर के बारे में कहना चाहूँगा। कैंसर के बारे में ना बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, और आज की तारीख में अब हम उस स्टेज पे हैं जहाँ कैंसर को अगर हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर लें तो ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड। और कुछ जो भ्रांतियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं हर पेशेंट हमसे एक सवाल पूछता है आके, जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये सब बायोप्सी से कैंसर फैलता है। बायोप्सी नहीं कराएंगे क्योंकि सुना है बायोप्सी से कैंसर फैलता है। इसमें 0.01% भी ट्रुथ नहीं है। एक बहुत बड़ी ये भ्रांति है कि साहब ऑपरेशन से कैंसर फैलता है, चाकू लग जाता है तो कैंसर फैलता है, या बायोप्सी से कैंसर फैलता है। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि कैंसर का इलाज एक ऐसा इलाज नहीं है कि हमने क्रोसिन दे दी और बुखार उतर गया। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक सर्जरी है, स्पेसिफिक दवाएँ हैं। अनलेस कि हम बायोप्सी से डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश ना करें, हम उसको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो वर्चुअली एवरी थर्ड पेशेंट आके हमसे कहता है कि साहब बायोप्सी से कैंसर फैलता है, डॉक्टर साहब बायोप्सी कराएं या ना कराएं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। बाकी तो कैंसर डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, लेकिन आज से 50 साल पहले टीबी भी डिफ़िकल्ट होती थी। आज से 30 साल पहले किसी को हार्ट अटैक हो जाता था तो 3 हफ्ते के लिए बिस्तर पर डाल देते थे। आज हार्ट अटैक का सिचुएशन ये है कि अगर आप किसी से पूछिए कि भाई 1 हफ्ते से दिखाई नहीं दिया, क्या हुआ, बोले थोड़ा सा अटैक हो गया था, मैं गया, मेरी एंजियोप्लास्टी हो गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ इवोल्यूशन, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ हम 30 साल पहले कैंसर में थे वहाँ आज नहीं है, और प्रोबेबली जहाँ आज हैं वहाँ 10 साल के बाद नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और पर्पज़ ऑफ दीज कैंप्स डायग्नोसिस से ज़्यादा एक अवेयरनेस क्रिएट करना है बहुत सी चीज़ों के बारे में। और इस शब्दों के साथ हम लोग काम शुरू करें। धन्यवाद। डॉक्टर वालिया साहब आए और
हार्ट डिसीज़ के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं जैन एकता मंच का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आपकी सेवा का मौका दिया। हार्ट की तकलीफ़ें भी आजकल जो हो रही हैं और लोग सोचते हैं बहुत महंगी हैं और बहुत मुश्किल है इनका इलाज और सबको हो रही हैं, सबको डायबिटीज़ हो रही है, पर अगर हमारा खान पान ठीक है और हम 10 मिनट 15 मिनट रोज़ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो ना हमें डायबिटीज़ हो सकती है और ना हमें कोई आगे जाके हार्ट की बीमारी 60-70 साल की उम्र से पहले हो सकती है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि अगर किसी को जल्दी हार्ट की तकलीफ़ हो रही है तो उसको अपनी जीवन शैली को परिवर्तित और ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादातर लोग ये ठीक कर लें तो उन्हें मेरी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। मैं नसीब भाई से अनुरोध करूँगा, कृपया 2 शब्द कहें। नसीब भाई। जैन एकता मंच के इस मेडिकल कैंप में आए हुए सभी अतिथिगण, महावीर जयंती के मौके पर जैन समाज ने ये कार्यक्रम रखा है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ख़ास तौर से डॉक्टर साहिबान जो यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि लोगों को कहीं ना कहीं उनकी जो समस्याएं हैं स्वास्थ्य की, उनमें राहत मिलेगी और एक अच्छी जानकारी वो यहाँ पर दे पाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए डॉक्टर साहिबान का, पूरे मेदांता से जो लोग आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ एक बार फिर, और जैन समाज का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए कैंप लगाया। महावीर जयंती के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर का बताया हुआ रास्ता पूरे विश्व को एक अलग पहचान देता है, ख़ासतौर से भारत को, जहाँ आज़ादी की लड़ाई भी भगवान महावीर जी के अहिंसा परमो धर्म को लेकर गांधी जी ने लड़ी थी। तो आज भी महावीर जी के बताए हुए रास्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, ख़ासतौर से इस देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। मैं भगवान महावीर के चरणों में नमन करते हुए एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं फरीद जी से अनुरोध करूँगा, कृपया मुआयना हो सकते हैं। फरीद जी। सबसे पहले तो जैन एकता मंच का हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन लोगों ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और एवरी ईयर इस तरह का एक प्रोग्राम करके मेदांता को बुलाते हैं, इसके लिए उनका शुक्रिया। और इस कैंप में हम लोग फ्री ECG, इकोकार्डियोग्राफी, HbA1c टेस्ट जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए होता है, मेमोग्राफी टेस्ट जिसके लिए हमने बाहर एक बस प्लेस की हुई है, उसमें होगा, महिलाओं का होगा, और छाती का एक्सरे की सुविधा भी उसमें अवेलेबल है। डॉक्टर्स में हमारे यहाँ डॉक्टर राजीव अग्रवाल हैं जो कि डायरेक्टर हैं ब्रेस्ट डिसीज़ के, डॉक्टर श्याम सिंह बिस्ट हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर नवनीत गोयल कार्डियक एंड डायबिटीज़ के पेशेंट देखेंगे, डॉक्टर रोहित वालिया कंसल्टेंट हैं कार्डियोलॉजी के पेशेंट देखेंगे, डॉक्टर अशोक गुप्ता जनरल फिजिशियन है जो कि ऑर्थो और जो भी सामान्य बीमारियाँ हैं उसके पेशेंट देखेंगे। हमने बाहर से एक लैब को भी बुलाया है जो कि बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट, चार्जेस कुछ भी नहीं ले रहे हैं, जिसमें वो लोग BMD और कोलेस्ट्रॉल की जांच निःशुल्क कर रहे हैं, तो वो सुविधा भी वो लोग ले सकते हैं। और अब हम चाहते हैं कि कैंप स्टार्ट किया जाए। धन्यवाद। बस अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं फरीद जी से अनुरोध करूँगा, कृपया कैंप का शुभारंभ करें। फरीद जी। सभी लोग कैंप
देख लेंगे। डॉक्टर साहब देख देंगे आपके। नॉर्मल अगर मुझे टीएस खाली टीएस के पूरा थायराइड फुली टीएस पूरा थायराइड टोटल कर सकते हैं 300 इसके लिए पास नहीं थायराइड के पास अरे लिपिड के लिए हां वो कितने चंपल प्रैक्टिस हो गया सर्दी करने का फर्क पड़ जाता है सर टीएस तो मशीन है उससे बड़े मशीन किसी को रिजल्ट जो आएंगे एकदम उसकी कोई टेंशन नहीं है कोई डॉक्टर से मतलब कैम भी लगा सकते
आप इधर आइएगा। इनसे ऐसे कीजिएगा, आप ऐसा करिए, ये फाइल लगे हुए हैं। ये पेन होता है, मैं जरा और सेटिंग करता हूँ। बहुत सामने है कि आ जाने का मतलब यही डॉक्टर करेंगे। तो जहाँ टेस्ट होना होगा जहाँ टेस्ट होना होगा वहाँ भेज देंगे। चेकअप में हर टीम किसी को प्रोवाइड कोई नया सिम्टम नहीं आ रहा है, सारे सिम्टम कंट्रोल्ड है। खाली ये यूरिन पे प्रॉब्लम आती है, वही दिल्ली का परेशानी, हार्ट का कोई मेरा नहीं है। पेंटा सिटी में हिसाब से जिन महिलाओं की एज 40 साल से ज्यादा है, 50 साल से ज्यादा है, वो एक बार डॉक्टर राजीव अग्रवाल साहब है, उनको दिखाने एक बार आए। जिन महिलाओं की एज 50 साल से ज्यादा है वो बस में जाके मेमो कर सकते बच्चा पेशेंट सब होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज दैट बेसिकली की वजह से ये जो हमारे नेक मसल हैं वीक हो जाते हैं, ड्यू टू विच द मसल कैन विल फॉल बैक बिकॉज ऑफ फॉल बैक ऑफ द फैमिली देयर इज क्लोजर ऑफ द एयर में। जब पेशेंट को सांस नहीं आता फिर वो माउथ में, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इसमें पेशेंट में लगना I don't think sleep test is going to actually give us anything conclusive. हम हमारे मन टेस्ट कराने के लिए sleep test करा लें तो कोई नुकसान नहीं है। 2000 रुपये का 3000 रुपये का टेस्ट है, आपको शाम को जाके हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होना है। सुबह तक हम बता देंगे कि पेशेंट का एकदम बोलने का कार्यक्रम है, फ्रिक्वेंसी है, इसकी डीप स्लीप के साथ कॉरेस्पॉन्ड करती है या नहीं। अगर ऐसा करती है दैट मीन्स जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ हाइपॉक्सिया। पेशेंट की ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पेशेंट नाक की बजाय मुंह से सांस ले रहा है, ये एक चीज़ हमें रूल आउट करनी है, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन नुकसान नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। तो जब आप चाहें आ जाइए मेरे पास। चलिए आप मेरे पास
कभी आ जाएं। ठीक है सर। मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ उस इनसे। आप कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? सर मैं यहाँ तो रहता हूँ, तो यहीं पेट्रोल नहीं होता शारदा में। तो आप ले आए मेरे मैदान ठीक है, और जब आएंगे कोई बात नहीं। 50+ की लेडीज जिनकी मैमोग्राफी पिछले लास्ट ईयर 1 ईयर में नहीं है, कृपया करके सामने बस पे चले जाए। 50+ की एज की सभी लेडीज है जिनकी मैमोग्राफी लास्ट 1 ईयर में नहीं हुई, कृपया करके सामने बस पे चले जाए। अच्छा आपने ब्रेकफास्ट किया नाम बताइए। हाँ हाँ भाई हाँ ये लिखा है ना, दिख नहीं रहा बिल्कुल, मार्कर से लिखा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा दूर से। क्या हमने लिखा है? थोड़ा मार्कर होता ना, समझ नहीं आ रहा। एक मार्कर मंगवा दो जरा। मेरे पड़ा हुआ है लीवर में होती शराब विटामिन डी आया 117। लिखवा दें जी। हेलो हेलो ये हेलो हाँ हाँ हाँ
मैं एक मिनट छोड़ के आऊँ यार फेस वाला लिख दो। एक मिनट में आ रहा हूँ, छोड़ आ जाओ आ जाओ। ये पेन है भाई, ढक्कन है भाई। ठीक है। एज है सर 38। नहीं अपना नंबर है 9910 9910 सर 9464 आपने बनवाया होगा? हाँ अरे यार पेन भी तुमने काम का नहीं। पेन तुझसे ले लो ना, पेन में क्या है, मैं अपना पेन लगाया। मेमोग्राफी के लिए और एक्सरे के लिए सामने बस में है, थोड़ा सा ऐसे कैसे सोच रहे मेमोग्राफी और एक्सरे सामने बस में। 50 साल से ऊपर लेडी होगा वाले और 50 साल से ऊपर की जो लेडीज है वो जरूर करवाने। नंबर भी डालो यार। आपने आपका फाइल वैसे हार्ट का इस दंत वाले हैं तो बाहर वाले को मुझे पता नहीं धन्यवाद, थैंक यू। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग। ये कभी कभी होता है शाम हो गया, पानी कम हुआ है क्या
आप सर्दी करवाएंगे तो उसका 4 दिन दोबारा पेशाब थोड़ा सा बर्दाश्त पैकेज है ना ECG को जैसा कलेक्ट कराओगे ठीक है। ये जो चलने में सांस आप बता रहे हो चलने में इसमें एक EMT टेस्ट आप दोबारा करवा लेना, ठीक है। बाकी और तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 ब्लड टेस्ट कुछ हुए हैं आपके? ब्लड टेस्ट उसकी रिपोर्ट दिखा देना। अच्छा ठीक है। ECG को EMT में लिख दिया। अच्छा, और कोई तकलीफ? कमर में दर्द प्रोस्टेट के लिए ना यूरोलॉजी वाले बैठे हैं, उनको दिखा लो। ये जो है यूरोलॉजी वाले पता करो, यही बैठे कहीं। ये ECG के लिए आपको कितने आफ्टर मंथ ही है आई वांट टू गेट माय प्रिवेंटिव चेक। अच्छा, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, कोई गॉड विलिंग कुछ भी ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई तकलीफ? सब नहीं है, बट आई वांट टू गेट माय ECG वगैरह। ठीक है, मैं करवा देता हूँ सारे। सेटिस्फेक्शन रहता है साल में का अटैक मिनी स्ट्रोक 160 आप ब्लड टेस्ट कुछ हो रहे हैं यहाँ, एक पैकेज में कुछ ब्लड टेस्ट हो रहे हैं। एक बार और करा देते। शुगर होना चाहिए आपका, लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए। सिर्फ मुझे ECG और ECO अगर आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ हो जाएगा। मुझे आइडिया नहीं, शायद नॉर्मल लग रहा है। वैसे तो नॉर्मल लग रहा है, आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है। तो रूटीन ब्लड टेस्ट आपको कोलेस्ट्रॉल, हेमोग्लोबिन, ये सब आप करवा लेते हैं। शुगर अगर वो ठीक है तो ECG आपका हो जाएगा। सामने हमारी बस खड़ी है, ठीक है। किसी को चेस्ट एक्सरे कराना है, वो सामने बस में जाएगा। नी जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, तो ऑर्थोपेडिक्स वाले शायद हाँ, उनको दिखा दिया, उनको दिखाया ही है। अच्छा, और हार्ट की कोई प्रॉब्लम? वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कल इनको वैसे फॉर्म चेक करवा ली। कोई चलने और कोई तकलीफ? ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं है? मेरा सोशल सेक्टर काफ़ी हमारा ECG ECO हो जाएगा। ब्लड टेस्ट आपके कुछ हुए? रूटीन कुछ शुगर आप करवा सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल टेस्ट ECG ECO मैंने हार्ट का लिख दिया है, आप करना चाहते तो ठीक है। हाँ, मैमोग्राफी भी हो रही है। बाकी जो है जो विटामिन से या यूरिन वगैरह की जो है ये वाला बिल्कुल सोने से पहले नहीं लेना, सोने से पहले कि आप दिन में ले लें 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 4-5 बजे ही ताकि सोने से पहले एक बार आपको अच्छे से मिले, रात को नींद डिस्टर्ब। मैं 2 बार जाता हूँ। दिक्कत नहीं,
तकलीफ तो नहीं है हार्ट से संबंधित? उससे आपके हार्ट में इलाज हो जाएगा और जो गैस बनती है उसके लिए आप 3 महीने की शुगर का अंदाजा हो जाएगा। लड़के के लिए मैं ले लूँगा। मैं फरीद खान, जनरल मैनेजर मेदांता हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मेदांता टीम आई है जो कि जैन एकता मंच के साथ स्वास्थ्य सेवाएं में अपनी सर्विसेज प्रदान कर रही है, जिसमें हमारे साथ कार्डियोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर रोहित वालिया हैं। डॉक्टर रोहित वालिया, अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर रोहित हूँ। मैं मेदांता के कार्डियोलॉजी विभाग में हूँ और ये मुझे आज समाज सेवा का एक अवसर मिला है, तो मैं इसमें जैन समाज का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे उनके जो भी मरीज हैं और उनके जो भी सोसाइटी का भला हो सकता है वो मुझे करने का आज मौका मिला है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि हृदयघात कैसे होता है और इससे हमें कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर रोहित वालिया। हृदय की समस्याएं जो आजकल हो रही हैं उसका मुख्य कारण है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो आजकल काफ़ी बदल गया है। हमारा अगर जो खान पान है वो जो हम फास्ट फूड और ऑयली फूड और इन सब के खा रहे हैं, जो हमारा अगर एक इंसान का खान पान ठीक है और कुछ समय वो एक्सरसाइज कर सकता है और उसकी जीवन शैली थोड़ी स्ट्रेस फ्री बना सकता है, तो उसे 60 या 70 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक या हार्ट की कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। पर क्योंकि आजकल हमारी जीवन शैली और हमारा खान पान सब ठीक नहीं है, इस वजह से सबको जल्दी हार्ट अटैक और ये सब तकलीफ़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जीवन शैली को सही करना ही हार्ट अटैक और हार्ट के रोगों से बचने के लिए सबसे अनिवार्य है। साथ साथ धूम्रपान, तंबाकू, शराब, इन सब से का सेवन नहीं करना भी काफ़ी ज़रूरी है। कुछ शहरी जीवन में सब हम बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल है हमारा, हम कुछ व्यायाम या कुछ एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो थोड़ी एक्सरसाइज करना, अपना बॉडी वेट कंट्रोल करना, ये सब काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये सब कंट्रोल रहेंगे तो हमारे शरीर में हार्ट की कोई सिम्टम्स 60 या 70 साल की उम्र से पहले नहीं आने चाहिए। ये सब कंट्रोल रहेगा, एक्सरसाइज करते रहेंगे तो डायबिटीज़ भी होना जल्दी संभव नहीं है। पर अगर ये सब ठीक नहीं रहेगा तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और सब ये जो हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं ये जल्दी आएंगे। स्मोकिंग और ये सब से बचना चाहिए। तो अगर उससे बचाव रखेंगे तो ये सब बहुत लेट होगा, जो नेचुरल प्रोसेस से होगा। अगर ये सब कंट्रोल नहीं होगा तो फिर जल्दी ये सब आएंगे। तो बाकी जब एक हार्ट अटैक जब आता है तब तो आपको डॉक्टर के पास ही जल्द से जल्द आना पड़ेगा। जब भी कभी कोई सीने में दर्द या ऐसी कोई तकलीफ़ हो तो आपको तुरंत जो भी आसपास ईसीजी जहाँ हो सके आपका या कोई डॉक्टर देख सके तो उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक जब आता है तो उसमें हर समय कीमती रहता है। तो जितना हम अस्पताल या लेट पहुंचेंगे उतना ही उस मरीज को बचाने में मुश्किल आती है। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आए तो उसे नेगलेक्ट ना करें और तुरंत जो भी नज़दीकी मेडिकल सहायता उपलब्ध हो वहाँ पे कांटेक्ट करें। हमारे बीच प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर नवनीत गोयल साहब हैं। तो डॉक्टर गोयल, हमें बताएं कि एक आम
पेशेंट्स को प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और वो टेस्ट कौन कौन से हैं, उनकी बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। दोस्तों, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के मद्देनज़र हमें सबसे पहले जो बेसिक टेस्ट है ईसीजी का टेस्ट है। दैट इज़ अ वेरी बेसिक टेस्ट जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन ईसीजी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है दैट इज़ इनॉर्मस। एक डॉक्टर के लिए अच्छा ईसीजी का टेस्ट जो कि बहुत कम पैसों में पेशेंट के लिए उपलब्ध कराया जाए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। दूसरा, ईसीजी कराने का एडवांटेज ये है कि ये जो टेस्ट है ईसीजी का दैट इज़ अवेलेबल ऑलमोस्ट एट ऑल दी नर्सिंग होम्स। छोटे से छोटे नर्सिंग होम, छोटे से छोटे अस्पताल में ईसीजी का टेस्ट बहुत ही छोटे लेवल पे हो सकता है कि एक नर्स, एक टेक्नीशियन, एक जूनियर डॉक्टर, एनीबडी कैन गेट अ ईसीजी डन। और उसके बाद ईसीजी की इंटरप्रिटेशन दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद सब लोग मेजर हार्ट की बीमारियों को ईसीजी के थ्रू पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करा लें, विच इज़ अ ब्लड टेस्ट, लिपिड हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को मेजर करता है, जो कि डायरेक्ट इंडिकेटर है कि आगे चल के हमें कितनी हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। इसके बारे में हमें अगर पहले पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से हमारे इलाज में परिवर्तन कर सकते हैं, पेशेंट को दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर वालिया ने हमें बताया, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट दैट आल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज़। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास कुछ ब्लड टेस्ट पहले हों। अगर इन टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा फिर हम फर्दर टेस्ट के लिए जाते हैं जो कि इकोकार्डियोग्राफी है। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के अल्ट्रासाउंड को कहते हैं। मेजॉरिटी लोगों में इकोकार्डियोग्राफी हमें हार्ट के पंप फंक्शन और दूसरी बीमारियों के बारे में बता देता है, जो कि काफ़ी है हमारे लिए। इसके अलावा हम टीएमटी के टेस्ट पे भी जोर डाल सकते हैं, लेकिन वो ओनली आफ्टर डॉक्टरी की सलाह। ऐसा नहीं है कि हम टीएमटी का टेस्ट बिना कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के कर दें। ये 3-4 टेस्ट जो मैंने आपको बताया, ये मेरे ख्याल में प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के मद्देनज़र सबसे अहम है। थैंक यू। डॉक्टर वालिया हमें बताएंगे कि कॉर्नरी एंजियोग्राफी क्या होती है और कॉर्नरी एंजियोग्राफी से हमें हार्ट डिसीज़ को किस लेवल तक पता चल जाता है, उसके बाद के स्टेप एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, इसके बारे में एक बार डॉक्टर वालिया विस्तार पूर्वक बताएंगे। डॉक्टर वालिया, जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेड आती है। जनरली हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपॉजिट होता रहता है, और हार्ट अटैक के टाइम जहाँ वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उस पर कोई खून का ब्लड क्लॉटिंग होता है, जिससे वो आर्टरी बंद होती है। उस आर्टरी के बंद होने से मरीज को सीने में दर्द, डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग्स ऐसी सेंसेशंस आती हैं, और ईसीजी में हमें चेंजेस मिलते हैं जिससे पता चलता है कि उसको हार्ट अटैक आया है नहीं आया। तो जब हार्ट अटैक आता है तो कॉर्नरी एंजियोग्राफी से हम जो कॉर्नरी वेसल्स हैं उसमें एक तरह से डाई इंजेक्ट करके देखते हैं कि कहाँ ब्लॉकेड आई है, कितनी ब्लॉकेड है, और उस समय उस ब्लॉकेड को टाइमली अगर खोल दिया जाए तो हार्ट के जिस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है उसे ब्लड सप्लाई मिल जाती है और वो एरिया डैमेज होने से बच जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब भी हार्ट अटैक आता है तो टाइम एक क्रूशियल फैक्टर रहता है। जनरली बहुत सारे लोग इनिशियल सिम्टम्स को नेगलेक्ट करते हैं और लेट पहुंचते हैं। तो जब हम लेट पहुंचते हैं तो हार्ट के जिस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, कुछ देर बाद वो एरिया ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। एक बार वो डेड हो जाए उसके बाद एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो टाइमली वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ मेडिसिन्स या कुछ ब्लड थिनर्स या टाइमली एंजियोग्राफी करके उस वेसल को अगर खोल दिया जाएगा तो हार्ट की जो मसल है वो उसे बचाया जा सकता है और हार्ट के उस एरिया को बचा सकते हैं। तो टाइम सबसे क्रूशियल फैक्टर है जब भी आपको हार्ट के कोई सिम्टम्स आएँ, और किसी भी सिम्टम्स को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एंजियोग्राफी जैसे मैंने बताया एक रूटीन टेस्ट होता है। इसको पैर की नस या आजकल हाथ की नस से, जैसे हाथ में आपने देखा हुआ हॉस्पिटल में जाते हैं कैनुला लगाते हैं, वैसे ही कैनुला लगा के एक छोटा सा पाइप का जो होता है, बहुत महीन सा पाइप, वो कॉर्नरी आर्टरीज में जाके वहाँ डाई देके उसको पिक्चर ले लेते हैं। इसको कॉर्नरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। और जहाँ ब्लॉकेड आता है उसको स्टेंटिंग या बैलून की विधि से उसको खोल दिया जाता है। तो इसको बैलून से उसको खोल के उसके बाद वहाँ पे जो एरिया है जो ख़राब है या उस एरिया के ऊपर एक स्टेंट लगा दिया जाता है। इसको कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग कहते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेड होता है या बहुत लंबा ब्लॉकेड होता है तो उसमें बाईपास की भी ज़रूरत पड़ती है। तो
ये एग्जैक्टली एंजियोग्राफी के बाद डिसाइड होता है कि स्टेंटिंग करनी पड़ेगी या बाईपास करना पड़ेगा। ठीक, तो ये पर जब भी हार्ट का सिम्टम्स आए ये आपको नियर बाय मेडिकल जो भी हॉस्पिटल वहाँ जाना पड़ेगा, बाकी तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर प्रिवेंटिव जो आपको स्टेप्स लेने हैं वो शुरू से ही अपना हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी एक्सरसाइजेज, हेल्दी डाइट, गुड स्लीप, और यू शुड अवॉइड अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, पॉल्यूशन एंड ऑल दैट। सो इससे अगर हम ठीक रखेंगे तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स आगे जाके कम हो जाएंगे। डॉक्टर गोयल हमें बताएंगे कि जैसे एक आम आदमी को अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो लोगों में हमेशा ये धारणा रहती है कि उनको गैस की समस्या है। अगर गैस की समस्या है और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, उसके अलग अलग सिम्टम्स क्या होते हैं, गोयल साहब हमें पूरा ज़रा विस्तार पूर्वक बताएं। अक्सर हमारे पास देखा गया है कि पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि हमें शायद गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। इसी तरह की कंप्लेंट के साथ वो अपनी दिक्कत को पोस्टपोन करते रहते हैं या इग्नोर करते रहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ा और गलत फ़ैसला हो सकता है। क्योंकि अगर हम इस तरह से हार्ट के सिम्टम्स को मिस कर दें तो बहुत बार ये जानलेवा भी हो सकते हैं। जो हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है वो यही है कि हम सबसे पहले सेल्फ़ मेडिकेशन और सेल्फ़ डायग्नोसिस पे ना पहुँचें। गैस के दर्द और हार्ट के दर्द को पहचानने के लिए एक आम आदमी को ये इतनी सी समझ होनी चाहिए कि ये जो हार्ट अटैक है, प्राइमरीली ये लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट पेन है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन ये कोई फूल प्रूफ मेथड नहीं है। बहुत बार देखा गया है कि ये जो चेस्ट पेन है हार्ट अटैक का, राइट साइड ऑफ द हार्ट, बैक ऑफ द हार्ट, इनफैक्ट रेडिएटिंग टू इवन द जॉज एज वेल एज लेफ़्ट आर्म। हमारे मन में ये जो भ्रांति बनी हुई है कि चेस्ट पेन ओनली ऑन द लेफ़्ट साइड इज़ हार्ट अटैक, इस भ्रांति को दूर करना ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट को चेस्ट पेन एज सच बिल्कुल उसी तरह से नहीं होता है कि हम जैसे चेस्ट पेन डिस्क्राइब करते हैं बुक्स में। बहुत सारे लोग इसी चेस्ट पेन को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि मेरी तो छाती पे जैसे किसी ने बहुत सारा वज़न रख दिया है, जैसे सारी कायनात मेरी छाती पे आके बैठ गई हो, जैसे किसी हाथी ने, किसी बड़े जानवर ने मेरे छाती पे पैर रख दिया हो। इस तरह से जो ये जो चेस्ट पेन की डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग पेशेंट अलग अलग तरह से इस चेस्ट पेन को डिस्क्राइब करते हैं। चेस्ट पेन के साथ साथ जो पेशेंट में एक फ़ियर फैक्टर जनरेट होता है, दैट इज़ वेरी डिफाइनिंग। एक या दो बार के एक्सपीरियंस के बाद पेशेंट को उस तरह के चेस्ट पेन के साथ साथ घबराहट और डर की एक फीलिंग होती है, जो कि एक्सक्लूसिवली कार्डियक चेस्ट पेन के साथ ही संबंधित है। इसके अलावा पेशेंट को बहुत सारा पसीना आना, बहुत सारी घबराहट होनी और दूसरे सिम्टम्स जो हमें डॉक्टर या नर्स ही बता सकती है, जैसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर फॉल करना, पेशेंट की ईसीजी में चेंजेस आने, ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं जो एक मेडिकल लाइन के लोग ही आपको बता सकते हैं। आम आदमी के लिए हर पेन को गैस का पेन कह के नकार देना ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, जिसे हमें हर कीमत पर अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू। हमारे बीच ऑन्कोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर श्याम सिंह बिस्ट हैं, जो कि हमें ऑन्कोलॉजी क्या होती है, ऑन्कोलॉजी के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कैंसर कैसे फैलता है और कैंसर की भ्रांतियां क्या हैं, डॉक्टर श्याम सिंह बिस्ट हमें विस्तार में बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम बिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट मेदांता से हूँ। जब हम कैंप करते हैं तो हमारा एक एम रहता है कैंप में कि जो कॉमन, जब हम लोग कैंप करते हैं तो हमारा 2-3 एम रहते हैं कैंप्स में, कि जो कॉमन कैंसर्स मेल में और फीमेल में उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, जागरूकता हो। मोस्ट कॉमन कैंसर जो मेल्स में है, मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में है, ओल्ड एज पर्सनस में है, उसके बारे में लोगों को जागरूकता हो, पता चले कि कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं, इसके बारे में लोगों को पता हो। जैसे फीमेल कैंसर्स के बारे में, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको रोक नहीं सकते हैं लेकिन पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए तरीका है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी ब्रेस्ट स्तन का एक्सरे होता है।
40 साल से ऊपर की फीमेल्स, चाहे उनकी कैंसर की उनके फैमिली में हिस्ट्री हो या ना हो, 40 साल के बाद उनको साल में एक बार मैमोग्राफी करवा लेनी चाहिए। इससे बहुत अर्ली स्टेज के कैंसर को पकड़ सकते हैं, बहुत छोटे स्टेज के छोटी गांठ माइक्रो कैल्सिफिकेशन को पकड़ सकते हैं। जब बहुत छोटी स्टेज के में कैंसर को पकड़ पाएंगे तो उसका क्योर रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा चांसेस है सर्वाइवल के। ऐसे एक फीमेल कैंसर है सर्विक्स, ये कस्बों और गाँव में अभी भी नंबर 1 कैंसर है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो इसको जल्दी पकड़ने का तरीका है पैप स्मीयर। हम बोलते हैं फीमेल से कि आफ्टर 25-30 ईयर्स पैप स्मीयर करवाना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे। और मेल्स की बात है तो मेल्स में टोबैको रिलेटेड कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडिया में, क्योंकि तंबाकू से रिलेटेड कैंसर, चाहे वो तंबाकू खाने के फॉर्म में हो, चाहे वो पीने के फॉर्म में हो, सिगरेट के फॉर्म में या चबाने के फॉर्म में, तो लोगों को बोलते हैं कि कम से कम टोबैको का यूज़ बंद करें, क्योंकि उससे अगर टोबैको का यूज़ कम करेंगे, चाहे खाने के चाहे स्मोकिंग के फॉर्म में, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, इनके चांसेस कम हो जाएंगे। ओल्ड एज पर्सन 60-65 से ऊपर में एक कैंसर है प्रोस्टेट कैंसर, वो धीमे धीमे बढ़ रहा है और अर्ली डिटेक्शन का तरीका भी है। तो रेगुलर इंटरवल पे पीएसए के लिए बोलते हैं कि सीरम ब्लड का एक टेस्ट होता है पीएसए, वो करवाना चाहिए। पीएसए करवाने के पे कई बार इसको डिटेक्ट कर सकते हैं इस कैंसर को। तो इन कैंप्स में मेनली लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि कैंसर जल्दी पकड़ में भी सकते हैं, कुछ कैंसर को रोक भी सकते हैं। कैंसर वैक्सीन्स के बारे में भी लोगों को बताते हैं। छोटी बच्चियों को लेस देन 17-18 ईयर्स को HPV वैक्सीनेशन होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन्स लगाते हैं, लगाने के बारे में बताते हैं। उससे कैंसर को, सर्विक्स कैंसर के रोकथाम का तरीका है। हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन के बारे में बताते हैं, जिससे लिवर कैंसर्स को रोका जा सकता है। के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया हुआ है। बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हो, और उनसे आशा करता हूँ कि जन समाज इस तरह के कार्यक्रम धन्यवाद। कोई भी काम हो वहाँ चले जाओ, आराम से पहले फोन करो, सारा इंजन पहले हो जाएगा। ये फोन करो, 12 फोन कर दो भाई को, ये ऐसे में 12 फोन कर दो, अगले फोन उठाएंगे।
जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के 26वें 15वें जन कल्याणक महोत्सव में जैन एकता मंच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज के कैंप में जैन एकता मंच एक समाज सेवी संस्था है जो भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चल के जिसका उद्देश्य समाज सेवा जन साधन की सेवा भाव करना है। आज का हमारा मेडिकल कैंप जैन एकता मंच एंड मेदांता मेडिसिटी के संयोजन से लगाया गया है। हम भविष्य में भी ये प्रयास करते रहे हैं। हमने 1-1.5 साल पहले भी ये कैंप लगाया था और आगे भी हम ये प्रयास करते रहेंगे, वर्तमान और भविष्य में भी प्रयास करते रहेंगे इस प्रकार का। इस कैंप के लिए हमारी मेदांता की टीम और मिस्टर फरीद जिनका हमें भरपूर सहयोग मिला, हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। जैन एकता मंच का उद्देश्य पड़पड़गंज और दिल्ली NCR में जितने भी सेवा भारत हैं, पड़पड़गंज दिल्ली और दिल्ली NCR में समाज सेवा करना जैन एकता मंच का उद्देश्य है। भगवान महावीर के पद में चलते हुए जैन एकता मंच सेवा का कार्य करता रहेगा। जैन एकता मंच का एक उद्देश्य ये है कि जैन समाज को एकत्रित करके जैन समाज को इकट्ठा करना, जिससे कि हिंदुस्तान के अंदर जैन समाज की एक अपनी पहचान बने, जैनियों का एक अस्तित्व बने। आज जैन समाज हमारा बिखरा हुआ है। हम जैन एकता मंच किसी भी पंथ को ना मानते हुए सभी पंथ के की, चाहे वो 13पंथी, 20पंथी, दिगंबरी, शतांबरी, हमें किसी एक पंथ का अनुयायी नहीं है। हम सभी पंथों को मानते हुए जैन एकता मंच सभी पंथ को अपना एकत्रित करके और दिल्ली और भारतवर्ष में जैनियों का नाम उज्जवल करना, जैनियों का एक पहचान बनाना, इसके लिए कार्यरत है और कार्य करता रहेगा। इसके लिए हमारा दृढ़ संकल्प है। जैन एकता मंच का एक उद्देश्य ये भी है कि समाज के अंदर जितने भी आपका ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा भाव करना, उनके पास जो भी है आपका एक जैन एकता मंच पड़पड़गंज के अंदर जैन समाज की एक डायरेक्टरी बनाने जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जैन जितने भी जैन पड़पड़गंज समाज के अंदर हैं उनको उनका पूरा डेटाबेस उसमें इकट्ठा करके कम से कम हम लोगों को ये पता चले कि हम लोग की क्वांटिटी क्या है, संख्या क्या है। आज जैन समाज पूरा बिखरा हुआ है और जैन एकता मंच को पड़पड़गंज की और संस्थाओं का भी सहयोग मिलता रहा है। उसमें IPX भवन, रामलीला कमेटी, इंद्रपाशक गढ़वाल समाज, सारी संस्थाओं का सहयोग मिलता रहा है जैन एकता मंच को। जैन एकता मंच के इस कार्यक्रम के अंदर और सभी कार्यक्रम के अंदर हमारे प्रधान जी श्री मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष श्री अंकुर जैन, उप प्रधान मनीष जैन, सह मंत्री मनोज जैन, प्रचार मंत्री अचिन जैन, अंकुर जैन, विकास जैन, प्रदीप जैन, अजय जैन, हमारे नए सदस्य अमन जैन, इन सभी का भरपूर सहयोग हमें मिलता रहा है। जैन एकता मंच का एक उद्देश्य ये भी है कि समाज के अंदर जो भी हमारे गतिविधियों से जुड़ना चाहे या आगे आना चाहे उस गतिविधियों के साथ, तो उन लोगों को आगे लाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आना चाहते हैं पर एक स्टेज, एक मंच ना मिलने की वजह से वो आगे नहीं आ पाते, तो उन लोगों को पास जाके अप्रोच करना, कांटेक्ट करना, ये सारा उद्देश्य जैन एकता मंच का है। और आप सभी लोग इस कैंप के लिए यहाँ पे आए, हमें अपना सहयोग दिया। विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा मेदांता मेडिसिटी की टीम और मिस्टर फरीद, डॉक्टर राजीव अग्रवाल, ऑल टीम ऑफ डॉक्टर राजीव अग्रवाल, एंड हमारे जो प्रधान जी हैं श्री मुकेश जैन जी, इनका विशेष सहयोग इसके अंदर रहा है। राकेश जी, इनका विशेष सहयोग रहा है हमारे, और हमारे अग्रवाल साहब, इनका विशेष सहयोग रहा है। अंकुर जी और अचिन जैन प्रचार मंत्री, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का काम जो संभाला है, बड़ी कुशलतापूर्वक काम किया रजिस्ट्रेशन का उन्होंने, उसके लिए मैं उनकी तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि जो आपने सफल प्रोग्राम बनाने में हमारा सहयोग किया। जय जिनेन्द्र।
वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज टू डील विद एसिडिटी। वाटर लेते रहने से एसिड फॉर्म होना चाहिए। अभी मैं कहाँ पे हाँ जी
मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा, मनोज जी कृपया स्टेज पे आए। मनोज जी, मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा उनका पटका बना के दुर्गा लंका जी का स्वागत करें। मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा कृपया स्टेज पे आए। मैं अंजू भाभी से अनुरोध करूंगा, अंजू भाभी कृपया स्टेज पे आए। मैं अंजू भाभी से अनुरोध करूंगा कृपया पटका बना के गणेश जी का स्वागत करें। अंजू भाभी, प्रमोद जी, मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा कृपया तिलक लगा के प्रमोद जी का स्वागत करें। मनोज जी, मिसेज मीता जैन, कृपया पटका बना के प्रमोद जी का अभिनंदन करें। मैं मनोज जी से अनुरोध करूंगा कि पटका बना के प्रभु पतित पावन